सेकेंड टाइम जो बच्चा बिल्कुल फोकस था, तो 2 महीने के लिए वो इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। मैंने उसको देखा है कैसे वो डिप्रेशन में गया था। आपको घुमा के पूछेंगे, क्लिनिकल सिनेरियो देंगे और क्लिनिकल सिनेरियो में आप फंस जाएंगे। उससे मुझे फायदा क्या हुआ? मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गई मेरी। पापा बोले शायद तेरा मेडिकल में लिखा ही नहीं है, शायद तू इंजीनियरिंग में ही जाएगी। वो प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो फिर आप अननेसेसरली अपना आधा घंटा पौन घंटा ऐसे वेस्ट कर दोगे। आप जब भी किसी भी एग्जाम से पहले जाते हो, आपका कम से कम। हेलो एवरीवन, इससे पहले कि मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने अभी तक क्या अचीवमेंट्स करे। एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो अपना देती हूँ। मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं बाय प्रोफेशन। पिछले 24 साल से प्राइवेट सेक्टर में जोधपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो मैं और मेरे हस्बैंड रन कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरे मोर देन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। मैं टेडेक्स स्पीकर भी हूँ और मैंने मिसेस इंडिया और मिसेस अर्थ इंटरनेशनल का ब्यूटी पैजेंट जीता हुआ है। अभी करंटली पिछले 3 साल से मैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूँ, ओबीजीवाई, ऑब्स एंड गायनी। पहले अनअकैडमी, डॉक्टर पॉलरिस और अभी मैं करंटली मणिपाल मेडेस में ऑनलाइन ओबीजीवाई ट्यूटर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मेरी कहानी से। मेरी कहानी कोई लेटेस्ट कहानी नहीं है। मेरी कहानी 30-35 साल पुरानी है। आई होप मैं अपनी शॉर्ट कहानी से आपको थोड़ा सा इंस्पायर कर पाऊँ। मैंने भी सपना देखा था आपकी तरह, और वो सपना क्या था? I want to wear the white coat with pride and dignity because it is an honor to be able to serve the people. Why I want to be a doctor? Because it is a profession of humanity, magic and blessings. जी हाँ, ये सपना मैंने भी देखा। मैंने देखा 9th क्लास में। 9th क्लास से मेरी जर्नी शुरू होती पढ़ाई की। उसके पहले मैंने कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। 7th क्लास के बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरे पापा को डेपुटेशन से इराक जाने का मौका मिला। इराक इन द ईयर ऑफ 84, जब इराक ईरान का वॉर चल रहा था। उन दिनों लेक्चरर्स, रीडर्स और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, उनको डेपुटेशन पे 2-3 साल के लिए बाहर जाने का मौका मिलता था, जिससे वो अच्छा पैसा कमा सके और साथ में एक्स्ट्रा टीचिंग एक्सपीरियंस गेन कर सके। तो 3 साल के लिए मैं अपने पापा के साथ गई, मम्मी पापा के साथ गई। तब मैं 7th क्लास में थी। वहां जाते ही मेरा प्रमोशन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली गुड स्टूडेंट थी तो मेरे को फाइनल्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आ गई 8th क्लास में। वहां जाने के बाद मैंने रियलाइज करा, मेरे पेरेंट्स ने रियलाइज करा कि एजुकेशन बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हम रहते थे बसरा में। इराक ईरान का वॉर भी चल रहा था, साथ साथ में शेलिंग भी होती थी। बगदाद वाज द कैपिटल। बगदाद में इंडियन स्कूल्स थे, बट बसरा में कोई इंडियन स्कूल नहीं था। तो अगर बच्चों को स्कूल में एग्जाम्स देने हैं तो बेसिकली उनको सेल्फ रीडिंग करनी है पूरे साल। बुक्स आती थी कॉन्सुलेट से, इंडियन कॉन्सुलेट से, और पेपर भी इंडियन कॉन्सुलेट में जाके देना पड़ता था। राइट? तो इस तरह से मैंने अपना 8th क्लास पास किया। कहते हैं बच्चे को किसी चीज से डिप्राइव करो तो उसको सडनली उससे बहुत प्यार हो जाता है। मेरे को 7th क्लास तक कभी नहीं लगा कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है, बट जब मैं इराक गई तो मुझे सडनली मना कर दिया कि आपके लिए स्कूल नहीं है, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, आपको खुद पढ़ना है, आपको खुद एग्जाम देना है। तो मेरा एक पैशन डेवलप हुआ टुवर्ड्स स्टडीज, और वो पैशन मेनली मैथ्स के लिए डेवलप हुआ। अब आप सोच रहे होंगे नीट के प्लेटफॉर्म पे मैं मैथ्स की बातें क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली मैथ्स में टॉपर रही हूँ थ्रू आउट, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था चूज करना कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ कि मेडिकल में जाऊँ। खैर, मैंने अपना पैशन फॉलो किया। 8th क्लास मैंने अपने आप सेल्फ स्टडी करके इंडियन कॉन्सुलेट में एग्जाम देके पास कर ली। 9th में प्रॉब्लम ये आई कि 9th में प्रैक्टिकल्स शुरू होते हैं। लैब वहाँ थी नहीं, स्कूल वहाँ था नहीं, तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का लैब तो छूटना ही था। तो मेरे को वहाँ पर 9th क्लास मना कर दी गई। तो 1 साल मैं घर पे रही। मैंने घर के सारे काम करे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इराक में थी। इराक में कोई सर्वेंट्स नहीं मिलते, वो भी ऐसा वॉर टाइम पे जब शेलिंग हो रही है, हम बार बार घर चेंज कर रहे हैं, हमारे घर टूट जाते थे, शेल गिर जाते थे। एज अ किड आई नेवर रियलाइज कि मरना क्या होता है। मेरी मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ती थी। तब तक मेरी सबसे छोटी सिस्टर पैदा नहीं हुई थी। हम सिर्फ 2 ही सिस्टर्स थे। मेरी बीच वाली सिस्टर मुझसे 6 साल छोटी है। तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, बिकॉज बीइंग एन एल्डर सिस्टर मेरे को घर में भी काम करने होते थे, मम्मी के साथ पढ़ना भी होता था, कपड़े भी प्रेस करने होते थे, सब कुछ हम खुद ही कर रहे थे। 9th क्लास में जब मैं को एडमिशन नहीं मिला, मुझे पता है कि मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पापा बोला मुझे खुद पढ़ना है, मुझे सारी बुक्स 9th की ला के दो। बुक्स आ गई। मुझे मैथ्स का पैशन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मुझे उन दिनों मंजीत सिंह आती थी। हर क्लास के लिए एक मंजीत सिंह, इतनी मोटी किताब, 9th की अलग, 10th की अलग। मैंने 9th की पूरी चार्ट डाली। मतलब मेरे लिए मैथ्स ऐसा था कि आप चित्रहार देख रहे हो तो मेरे लिए वो रिक्रिएशन था। आई वाज द कंप्यूटर ऑफ द क्लास। तो 9th क्लास में जब मैं पढ़ रही थी, अपना खुद का तैयारी कर रही थी, उस समय मेरी सबसे छोटी सिस्टर का बर्थ हुआ और सिजेरियन से हुई। एंड ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे हम लोग वहाँ पर थे। मेरे पापा उस समय बाई चांस लंग इन्फेक्शन वजह से बीमार हो गए, एडमिट हो गए। मेरी मम्मी एडमिट हो गई, उनका सिजेरियन था। तो मैं अकेले पूरा घर संभालना, मम्मी के साथ रात में हॉस्पिटल सोना, सुबह उनके कपड़े लाके धोना और उनको खाना देना जाके, क्योंकि वो नॉन वेज नहीं खाती थी, वहाँ पर वेज बड़ी मुश्किल से मिलता था। ये सारे मेरे टर्मोइल्स देखे। तो मेरे पापा कहते थे बहुत जल्दी सयानी हो गई लड़की। 12-13 साल की एज में मैंने पूरा घर संभाल लिया था। और मेरी छोटी सी बेबी सिस्टर जो मेरे से 12-13 साल छोटी थी। सब करते करते जब मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ने बैठती, तो सिर्फ मैथ्स करती थी। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ती थी, बट मैथ्स का बहुत पैशन था।
तो जब मैं वापस आई 3 साल बाद, तो मैंने वापस उसी स्कूल में सेंट एंस में एडमिशन लिया। मेरी सारी बैचमेट्स 10th में थी, मेरे को एडमिशन मिला 9th में, क्योंकि मैंने 9th करा ही नहीं था। अब मैंने जब एग्जाम दिया तो 2-3 जो बच्चे बीच में आते हैं स्कूल में, तो उनका अलग से टेस्ट होता है ना, तो सिस्टर जो कॉन्वेंट जो हमारे स्कूल्स की सिस्टर्स होती हैं, नन्स होती हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, इतने नंबर ले आई। खैर उस समय ले आई, आगे उनको लगा नहीं ला पाएगी, बट आगे भी मैं थ्रू आउट टॉप करती थी। 9th 10th 11th 12th मैंने थ्रू आउट टॉप किया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2 सेक्शन से ए एंड बी मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। मेरा यूएसबी ये था कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी स्टूडियस एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं बहुत हम्बल थी। मैं अपने नोट्स बनाती थी, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करती थी, मेरे को शेयरिंग बहुत पसंद थी, मैं अपनी नॉलेज हमेशा शेयर करती थी। इवन जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, हर स्कूल में होता है ना, हर क्लास में 1-2 बच्चे होते हैं ऐसे जो आपसे ऑलमोस्ट नेक लाइन पे होते हैं, आपके साथ 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 में 2-3 नंबर आगे पीछे होते हैं। मैं उनको भी अपने नोट्स देती थी, उनको भी पढ़ाती थी। मुझे लगा कहीं ना कहीं इसने मुझे हेल्प करा। मैं वीकर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती थी, अपनी दोनों छोटी छोटी बहनों को भी पढ़ाती थी। उससे मेरा एनालिटिकल जो एक होता है ना नेचर, वो बड़ा अच्छा हुआ। टीचर्स कहते थे पापा को इतने क्वेश्चंस पूछती है कि ऐसा लगता है माथा खा जाएगी। दैट हेल्प मी एंड आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप पढ़ते हो, साथ साथ में डिस्कस करते हो, पढ़ाते हो, उससे आपका एनालिसिस बढ़ता है, आप ज्यादा उसमें घुस पाते हो सब्जेक्ट में, और आप ज्यादा समझ पाते हो। फिर आते 9th क्लास में मुझे क्यों पैशन शुरू हुआ मेडिकल में जाने का। तो मम्मी का बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, और क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मैंने मम्मी का पैशन फॉलो किया। बट पापा का क्या करें, पापा रुड़की इंजीनियरिंग में प्रोफेसर, उनको पता है उनकी बेटी बहुत अच्छी है मैथ्स में, तो उनको लगा कि मैथ्स नहीं छोड़ सकते तुम। तो 10th में मैंने टॉप करा, मैंने गोल्ड मेडल लेकर आई मैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। फिर मैंने लिया पीसीएमबी, तो मैंने अपने आप को बोला चल बेटा चल जा, चढ़ जा घोड़े पे। तो मैं चढ़ गई घोड़े पे, और मैंने इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की तैयारी शुरू की। अब एजुकेशन बोर्ड को तो पता नहीं होता ना कि ऐसे धुरंधर बच्चे भी होते हैं कि जिनको एक ही अटेम्प्ट में मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों पास करने होते हैं, तो मैं उनमें से थी। मैंने मैथ्स की कोचिंग नहीं करी, क्योंकि मैथ्स मैंने सिर्फ पापा की वजह से लिया था, और मुझे पता था मैं मैथ्स अपने बलबूते पे निकाल लूंगी। उससे मुझे फायदा क्या हुआ, मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गई मेरी। तो जो बच्चे नीट के साइड में जाते हो, मैं उनको हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग रखो, उसका ट्यूशन जरूर लो, क्योंकि अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया 11th में, और अगर आप शुरू से मैथ्स में अच्छे नहीं थे, तो आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने पीसीएमबी लिया, मैंने 11th और 12th पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करा। कोचिंग के नाम पे मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो की कोचिंग ली। फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो मैं ऑफलाइन कोचिंग करती थी, रुड़की एक छोटी सी जगह है, वहां पर मेडिकल की कोचिंग कोई नहीं कराता था, हर बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाता था, राइट। तो बायो के लिए मैंने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज मंगाए। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जैसे आजकल अभी एलन के आते हैं, आकाश के आते हैं, उन दोनों अग्रवाल और ब्रिलियंस के आते थे। मैं जितना पढ़ पाई मैंने पढ़ा, जो नहीं पढ़ पाई मैंने आगे बांट दिया, क्योंकि मैंने 12th के बाद ही एंट्री ले ली थी मेडिकल कॉलेज में, तो इतना मैं कोर्स पढ़ भी नहीं पाई। मैं शुरू से टॉपर थी, मैंने 12th में वापस टॉप किया, मैंने पूरी रुड़की में टॉप किया, मेरे 97.5% एग्रीगेट आए, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों क्लियर करे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या एग्जाम्स दिए और क्या क्या भरे। मैंने एम्स का एग्जाम भरा, राइट, वो तो भरना ही था, हर बच्चे का सपना होता है एम्स में जाने का। मैंने बीएचयू भरा, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि बीएचयू जैसा कॉलेज भी एग्जिस्ट करता है। बीएचयू की मैं पास आउट हूँ, मैं बीएचयू की एम्सोनियन हूँ, और थैंक्स टू गॉड कि मैंने बीएचयू का फॉर्म भरा। बीएचयू इज इक्विवेलेंट टू एम्स, इट्स अ सेंट्रली कंट्रोल्ड कॉलेज। और सेंट्रली कंट्रोल्ड कॉलेजेस में ये फायदा होता है कि जो आपको 8.5 साल का टेन्योर होता है, 4.5 साल एमबीबीएस, 1 साल इंटर्नशिप और 3 साल पीजी, उसमें आपका कोई गैप नहीं आता, बिकॉज उसमें कभी भी आपका बीच में स्ट्राइक व्राइक होने की वजह से सेमेस्टर लॉस नहीं होता, और स्टाइपेंड अच्छा मिलता है। इन इंटर्नशिप ऑल्सो एंड एज अ पीजी ग्रेजुएट ऑल्सो आपका स्टाइपेंड अच्छा होता है। तो मैंने एम्स भरा, मैंने बीएचयू भरा, फिर मैंने सीपीएमटी और सीबीएसई भरा। अब उन दिनों नीट नहीं होता था, उन दिनों सीपीएमटी यानी कि जो स्टेट कॉलेज का एग्जाम है, जो यूपी का था वो सीपीएमटी था, और एआईपीएमटी ऑल इंडिया उसको सीबीएसई बोलते थे। ये 4 भरे। अब क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी भरने थे, तो रुड़की तो भरना ही भरना था, क्योंकि पापा का मन था मैं रुड़की एंट्रेंस में बैठूं, तो रुड़की एंट्रेंस भरा। आईआईटी नहीं भर पाई, क्योंकि आईआईटी किसी मेडिकल एग्जाम से क्लैश हो गया। एएफएमसी मेडिकल का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है, वो नहीं भर पाई क्योंकि वो भी क्लैश हो गया। एमएनआर भरा, रुड़की इंजीनियरिंग भरा, और बाकी के 4 के मेडिकल एग्जाम भरे। एग्जाम्स हो गए, सबसे पहले रिजल्ट आया एम्स का। अब किस्मत देखिए, जो एग्जाम आप पास नहीं करते उसका रिजल्ट सबसे पहले आता है। उन दिनों एम्स में ऐसा होता था कि क्वालिफाइंग पेपर वाज एन एप्टीट्यूड पेपर, जिसकी अलग से तैयारी होती है, काइंड ऑफ जीके, काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, जो कि अगर आप तैयारी करके जाओ तो इजीली क्लियर कर सकते हो। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने तैयारी नहीं करी, इसलिए मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आज मेरे दोनों बच्चे बड़े हैं, एक मेडिकल कॉलेज में है, एक 12th में है। मैं उनको यही बोलती हूँ, अगर आप खुद की हेल्प नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपको फेलियर मिलेगा ही मिलेगा। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं हूँ। एम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी नहीं करी, और उन दिनों ऐसा था कि अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका पीसीबी चेक नहीं होगा। तो भले ही आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एकदम 4 डालो, बहुत अच्छा कराओ, वो चेक ही नहीं हुआ, तो मैं तो हो गई फेल। पहला रिजल्ट ही नेगेटिव आया। पापा बहुत गुस्सा हुए, तुम सिर्फ डिलीजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे में कोई इंटेलिजेंस नहीं है, दिन भर घिसती रहती हो। मम्मी का मुंह फूल गया, और बिल्डिंग के नीचे रहने वाली आंटी जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे मिनी, मेरा नाम मिनी है, मिनी तेरा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे भतीजे का तो हो गया एम्स में। इट वॉज सो डिसहार्टनिंग, खूब रोई मैं। खैर कुछ दिनों बाद और रिजल्ट्स आए,
नेक्स्ट रिजल्ट आया रुड़की का। आप बिलीव नहीं करेंगे, बिना तैयारी की मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में 400 रैंक लेकर आई मैं ऑल ओवर इंडिया। मेरा एडमिशन हो गया रुड़की इंजीनियरिंग में। पापा बड़े खुश। पापा बोले शायद तेरा मेडिकल में लिखा ही नहीं है, शायद तू इंजीनियरिंग में ही जाएगी। मेरे को उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन करा दिया और बोला कि 1 महीने बाद रीशफलिंग होगी तो तेरे को 1 महीने बाद तेरी ब्रांच मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर। उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि उसके बाद लगातार एक के बाद एक रिजल्ट आए और मैं सब में पास होती गई। सीबीएसई का रिजल्ट आया, उसमें मेरी जो भी रैंक थी मुझे ध्यान नहीं है, बट मुझे उस समय बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे मिला। पापा ने बोला वेट कर लो, अभी और रिजल्ट बाकी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंटिन्यू करो। फिर आया रिजल्ट एमएनआर का। एमएनआर में मैंने ऑल ओवर इंडिया 150 रैंक ली और उसी में एक छोटा सा आर्किटेक्चर का पेपर होता है जो मैंने बिना तैयारी के भर दिया। उसमें मेरी ऑल ओवर इंडिया 90 रैंक आई, 90। क्योंकि मैं ड्राइंग में अच्छी थी, उसमें मिरर इमेज बनानी थी, मिरर इमेज बना दी, किसी फोटो को मैग्नीफाई करना है, छोटा करना है, वो सब मैं करके आ गई। अभी भी मैं किस चीज का वेट कर रही थी, बीएचयू के रिजल्ट का। तो मैंने इलेक्ट्रिकल ज्वाइन करके रखी जिससे ये सीट ना जाए। थोड़े दिनों बाद बीएचयू का रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई। तो मैंने बीएचयू ज्वाइन कर लिया। उसके बाद नथिंग लुकिंग बैक। आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरे अचीवमेंट्स है, डेफिनेटली मेरा हार्डवर्क है, मेरी डिलीजेंस है। आई वांट टू थैंक माय स्टार्स कि मैं बीएचयू से हूँ। बीएचयू ने एक तो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। डेफिनेटली मैं जब वहां से निकली हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। वहाँ की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। एज अ सर्जन मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। साथ ही जब मैं यूके गई तो एमआरसीयूजी देने के लिए पहले आपको प्लैब देना पड़ता है। जीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्लैब देना पड़ता है। प्लैब यानी कि वापस 21 सब्जेक्ट्स वापस से पढ़ना। एट द एज ऑफ 31 जब मैं गई थी यूके, उस समय अगर मुझे प्लैब देने को कोई बोलता है तो मेरे को बहुत दिक्कत होती। तो मेरे को, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम बीएचयू, ये कुछ 20 कॉलेजेस ऑफ इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश कॉन्सुलेट। तो आई वाज लकी कि मेरे बीएचयू की डिग्री उन्होंने रिकॉग्नाइज कर ली और मेरे को प्लैब से एग्जाम्प्ट कर दिया। मेरे को डायरेक्टली जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिल गया और मैंने अपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, क्योंकि इंटरव्यू क्लियर करने की एक कला होती है जो मेरे में थी। अब आते हैं मेरी स्ट्रैटेजी और मेरी यूएसबीज क्या थे। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो आज पढ़ाया गया, बच्चों ध्यान से सुनो, जो आज पढ़ाया गया क्लास में, आपके ऑफलाइन क्लास में, आपकी ऑनलाइन क्लास में, उसको वापस पढ़ो, उसको समझो, अपने डाउट्स लिख लो, नेक्स्ट डे वापस पूछो। जो आपको कल पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ के जाओ, जिससे आपको 80% या 50% पहले से पता हो। आपको पहली बात तो रिवीजन करना। आजकल मैंने बच्चे देखे हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, प्लस जो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ एज अ ट्यूटर। मैं अभी मणिपाल मेडिस में एज अ नीट पीजी ट्यूटर ओबीजीवाई पढ़ा रही हूँ। मैंने देखा है बच्चे एमसीक्यूज नहीं करते, बच्चे थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं हमेशा से ये बोलती आई, थ्योरी कभी कंप्लीट नहीं होगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आपने 1 या 2 बार पढ़ा है, आप पेपर दो, आप इस पेपर को वापस दे रहे जब आपका सेकंड रिवीजन खत्म हो जाए। तो पहली बात तो रिवीजन बहुत जरूरी है। दूसरी बात एमसीक्यूज बहुत जरूरी है। अगर आप एमसीक्यूज नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने जो थ्योरी पढ़ी उसको कैसे एनालाइज करने के आपको एमसीक्यू में डालना है। एमसीक्यू कभी डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन बुक से नहीं आएगा, आपको घुमा के पूछेंगे, क्लिनिकल सिनेरियो देंगे और क्लिनिकल सिनेरियो में आप फंस जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करके एमसीक्यूज के साथ करें। हर चैप्टर के बाद आप एमसीक्यूज जरूर करें। दूसरी चीज जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, कभी भी अकेले कमरे में ना पढ़े। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ उनका कमरा खोल के आती हूँ। जब भी वो कमरे के अंदर बिस्तर के अंदर घुस के पढ़ते हैं या टेबल पे लैंप लगा के पढ़ते हैं, अकेले में कोई आवाज नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक छोटे से घर में, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली इतना बड़ा घर नहीं था, मम्मी पापा के फ्रेंड्स आते थे, वहीं पीछे एक छोटा सा रूम था, उसमें बैठ के पढ़ती थी। आई वॉज सो फोकस्ड इन माई स्टडीज कि मुझे वो सब आवाजें सुनाई नहीं देती थी। थोड़ा सा लिविंग रूम में बैठने से फायदा ये होता है कि आपको आवाजें आती रहती है, आपको लगता है कि लाइफ चल रही है, लाइफ रुकी नहीं है। अगर आप अकेले बैठ के पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी और बशर्ते नींद आएगी। आज मुझे कोई किताब देके बिठा दे, लैंप लेके खाली रूम में, मैं भी सो जाऊंगी। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा पॉइंट जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा बेटा अभी एमबीबीएस में है, बैंगलोर में है और ही इज कंप्लीटिंग हिज 3rd ईयर नाउ। उसने नीट का एग्जाम दिया था 2020 में, जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आया था और सब लॉकडाउन हो गया था। मैंने उसको देखा है कैसे वो डिप्रेशन में गया था। 2 महीने, एग्जाम के जस्ट 2 महीने पहले, जो बच्चा इतने सालों से पढ़ रहा है, जिसका सेकंड अटेम्प्ट था, ऑब्वियसली 12th के बाद जब उसने किया तो उसने क्लियर कर लिया था नीट, लेकिन उसके नंबर इतने नहीं थे कि 400 के ऊपर थे, पर इतना अच्छा नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सेकेंड टाइम जो बच्चा बिल्कुल फोकस था, तो 2 महीने के लिए वो इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था लॉकडाउन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। तो मैं आप सबसे इंसिस्ट करती हूँ, जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग बिल्कुल भी इस चीज को लाइटली ना लें। क्योंकि अगर बच्चा अपने ट्रैक से थोड़ा अलग जा रहा है तो आपको उसको हेल्प करनी चाहिए। अगर शुरू से वो ट्रैक पे है कि भैया उसको फोकस है कि उसको यही प्रोफेशन चुनना है, और लास्ट में आके वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है, जो कि बड़ा नॉर्मल है, डिप्रेशन होता है, तो आपको अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, प्लीज डटे रहो, अपने पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स से कुछ छुपाओ नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार वही करते हैं और वही आपको हेल्प कर पाएंगे। मेरा बेटा भी मुझे सुन ही रहा होगा, उसको पता है मम्मी 2 महीने, मैं पूरे 2 महीने उसके कमरे में शिफ्ट हो गई थी और हम लोग साथ साथ एमसीक्यूज करते थे, साथ साथ हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते थे, क्योंकि रीजन ये था कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे पता था मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ। जो माई मेडिकल बैकग्राउंड की नहीं है वो भी हेल्प कर सकती है। आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो। इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हम जोश नीट पे सुनते रहते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, रिवाइज रिवाइज रिवाइज।
आप जब भी किसी भी एग्जाम से पहले जाते हो, आपका कम से कम 3 बार रिवीजन जरूरी है और उसके लिए टाइम टेबल जरूरी है। टाइम टेबल बनाओ, जरूरी नहीं कि आप उस टाइम टेबल के पे स्टिक कर पाओ, लेकिन दूसरे दिन उसको थोड़ा सा मोल्ड करके वापस नया टाइम टेबल बना लो। थोड़ा थोड़ा कैरी ओवर होता रहेगा। और हाईलाइटिंग की आदत डालो, बुक्स को हाईलाइट करो। पहले अगर आप येलो कलर यूज करो, सेकंड टाइम आप पिंक लो, थर्ड टाइम आप ग्रीन लो। क्यों? क्योंकि आप जब पहली बार हाईलाइट करते हो तो आप ऑलमोस्ट 80% बुक हाईलाइट कर देते हो। सेकंड टाइम आप रीड करते हो, उस 80% में से 50% आपको याद होता है, सिर्फ 30% आप भूल गए होते हैं। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐसी होती है जो आप भूल गए, तो उसको आप अलग कलर से हाईलाइट करो। थर्ड रिवीजन में अलग कलर से हाईलाइट करो, सो दैट जाने से पहले आप सिर्फ जो लास्ट वाला कलर था, से फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर अगर आपने यूज करा है, तो सिर्फ उसको पढ़ के जाओ। दैट हेल्प्स। मेक नोट्स, नोट्स बहुत जरूरी है। चैप्टर बहुत लेंदी है, कहानियां लिखिए, छोटी छोटी चिट नोट्स बना लो, वहीं चिपका लो, नहीं तो अपनी कॉपी ले लो, उसमें अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत जरूरी है ये। अब नीट का एग्जाम आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ महीने बाकी है। आप सबकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको 3 बार रिवीजन करके जाना है। अब कोई बच्चा 1 महीने में सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करेगा, कोई बच्चा 1.5 महीने में करेगा। सेकंड रिवीजन आपका, से फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले 1.5 महीना लगाया, तो सेकंड रिवीजन आपका 30 डेज में या 20 डेज में हो जाएगा, और लास्ट रिवीजन आपका 10-15 डेज में हो जाएगा। साथ साथ में सैम्पल पेपर करने, जो कि बहुत जरूरी है। सैम्पल पेपर्स देखते ही, जैसे ही आप उसके OMR शीट देखते हैं, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और ये बड़ा कॉमन है। मैंने MRCUG का एग्जाम दिया था जब मैं UK में थी, तब भी मेरा यही हाल था। अच्छा वो मैं पेपर करके गई थी, खूब सारी सॉल्व करके गई थी, तो मुझे पता था OMR शीट को कैसे भरना है। वो प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो फिर आप अननेसेसरली अपना आधा घंटा पौन घंटा ऐसे वेस्ट कर दोगे, तो आपका जो खौफ है एग्जाम का वो निकल जाएगा। अच्छे से सोना है। अगर आप रात में ज्यादा पढ़ते हो तो आप दिन में सो, अगर आप दिन में ज्यादा अर्ली अराइजर हो तो आप रात में सो जाओ, या फिर आप टुकड़ों में सो जाओ, जैसे मैं टुकड़ों में सोती थी, 1 घंटा दोपहर में, रात में 5 घंटे या 6 घंटे। तो मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है। अच्छे से खाना खाओ, बिल्कुल चिंता मत करो कि मोटापा आ रहा है या कुछ आ रहा है, प्लीज अच्छे से खाओ, जस्ट डोंट वरी। खाओगे अच्छे से तो ब्रेन अच्छा चलेगा, एंड दिस इज द वे टू स्टडी। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है। बीच में कभी लगे एकदम माइंड ब्लॉक हो गया, जाके मूवी देख लो, मम्मी पापा के पास बैठ जाओ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लो। इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। सो एज यू कैन सी, एट दिस एज ऑल्सो आई एम स्टिल अ गो गेटर, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। बहुत सारी नई नई चीजें मेरे पास आती रहती हैं। मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बोला था, शी केम, शी सॉ एंड शी कॉन्कर्ड। दैट इज हु आई एम। बेसिकली मैं देखती हूँ, मैं समझती हूँ, और फिर मैं उसको जीत लेती हूँ। तो ऐसा ही आपका भी एटीट्यूड होना चाहिए कि जो मुझे करना है, अगर मैंने ठान ली तो मुझे करना ही है। सो जाते जाते अपने बारे में एक लाइन बोलना चाहूंगी कि जीवन के संघर्ष में टूटी भी हूँ, बिखरी भी हूँ, ए जिंदगी तेरी ठोकरों से मैं निखरी भी हूँ। थैंक यू। नमस्कार।